नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। यह बिहार शिक्षक भर्ती के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आंसर सीरीज का 7वां क्लास है और हम देख रहे हैं प्रेजेंट टाइम में कक्षा 7 के भूगोल को। और आज के इस क्लास में हम देखेंगे अध्याय 7, अध्याय 8 और अध्याय 9 और 10 के क्वेश्चन आंसर को। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे जो अध्याय 7 है वो है मानवीय पर्यावरण, बस्ती, परिवहन एवं संचार से कुल 6 प्रश्न हैं जो कि 1 से 6 तक होंगे। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न वो पूछा है कि वे मानव बस्तियों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है आपका कि वे स्थान जहाँ भवन अथवा बस्तियाँ विकसित होती हैं उन्हें बसाव स्थान कहते हैं, जो कि बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है आपका कि घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तानों तथा पर्वतों के निवासी अक्सर अस्थायी वस्तुओं में रहते हैं। तो ये आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि घने जंगलों में या गर्म एवं ठंडे रेगिस्तानों में या पहाड़ों पर बेसिक तौर पे जो बस्तियां होती हैं वो अस्थायी होती हैं, न कि अस्थायी। तो इस प्रकार से आपका दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत होता है और सही है आपका ए वाला कि केवल एक आपका सही है। अगला जो क्वेश्चन है कि प्रकीर्ण प्रकार की बस्तियां किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं। पहला है, तो यहाँ पे सबसे पहले ये जानते हैं कि प्रकीर्ण प्रकार की बस्तियाँ क्या होती हैं। तो बेसिक तौर पे प्रकीर्ण बस्ती सघन बस्ती मतलब सघन या प्रकीर्ण हो सकती हैं। जो सॉरी आपका यहाँ पे है कि जो ग्रामीण बस्ती होती है वह सघन या प्रकीर्ण हो सकती है। सघन बस्तियाँ जो होती हैं घर पास पास बने होते हैं और प्रकीर्ण बस्तियों में लोग घरों के दूर दूर व्यापक क्षेत्र में फैले होते हैं। तो प्रकीर्ण बस्तियों का मतलब होता है कि दूर दूर पर जहाँ पर घर बना होता है, ठीक है, दूर दूर पे जहाँ पे घर बना होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकीर्ण बस्ती। और पास पास जो घर बना होता है वो क्या होता है, ग्रामीण बस्ती। तो यहाँ पूछा है कि प्रकीर्ण बस्ती, प्रकीर्ण प्रकार की बस्तियाँ किन किन क्षेत्रों में हमें देखने को मिलती है। तो बेसिक तौर पे जब आप पहाड़ी क्षेत्रों में जाएंगे तो वहाँ पर आपको प्रकीर्ण बस्तियाँ देखने को मिलती है, और घने जंगलीय क्षेत्रों में जाते हैं तो वहाँ पर आपको प्रकीर्ण प्रकार की बस्तियाँ देखने को मिलती हैं। मैदानी और तटीय क्षेत्रों में बेसिक तौर पर सघन और प्रकीर्ण दोनों प्रकार की हमें बस्तियाँ देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो हालांकि यहाँ पे केवल प्रकीर्ण के बारे में कहा गया है, तो इस प्रकार से आपका डी वाला ऑप्शन सही होता है कि पहाड़ी और घने जंगलों में हमें प्रकीर्ण बस्तियां देखने को मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सड़क का भूमिगत निर्माण है। पहला है फ्लाईओवर, दूसरा है एक्सप्रेसवे, तीसरा है सबवे और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बेसिक तौर पे आप जब सबवे को देखते हैं तो बेसिक तौर पे सड़क के भूमिगत निर्माण के अंतर्गत बनाया जाता है। तो यहाँ पे होता है भूमिगत सड़कों को, यहाँ पे बेसिक तौर पे सबवे का जो हिंदी नाम होता है उसे हम लोग भूमिगत सड़क कहते हैं, भूमिगत सड़क या मार्ग। तो भूमिगत सड़कों को हम लोग सबवे कहते हैं। तो यहाँ पे आपका सी वाला ऑप्शन सही होता है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा है कि भारत का स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग जो है किन किन शहरों को जोड़ता है। तो आपने पता है कि भारत का जो स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग है वह दिल्ली से आपका मुंबई को, और मुंबई से आपका चेन्नई को, और चेन्नई से कोलकाता को, और कोलकाता से दिल्ली को जोड़ता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग कहते हैं। तो इस प्रकार से आपका डी वाला ऑप्शन सी होता है कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग आपस में शहरों को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है। तो आपने पता है कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग जो है वह ट्रांस साइबेरिया रेल मार्ग है, जो कि पश्चिमी रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट के समीप व्लादिवोस्तोक तक जाता है। तो यहाँ पे है कि आपका ट्रांस साइबेरिया, और यह किस देश में पड़ता है, तो आपका बेसिक तौर पर रूस में पड़ता है, जो कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि जलमार्ग के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता साधन है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि केवल नदियों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए किया जाता है। तो ये आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि अंतर्देशीय जलमार्ग मतलब कि जो देश के अंदर के भाग होते हैं तो यहाँ पे नदियाँ नहीं होती हैं, नहरें भी होती हैं, झील भी होते हैं, झरने भी होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, न कि केवल नदियाँ होती हैं। तो इस प्रकार से दूसरा वाला स्टेटमेंट आपका गलत होता है। तो आपका सही होता है, केवल एक आपका सही है। तो यह कक्षा 7 के भूगोल का अध्याय 7 रहा। अब देखेंगे कक्षा 7 के भूगोल का अध्याय 8, जो कि मानव पर्यावरण, अन्योन्य क्रिया, उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश से संबंधित है। इससे कुल 5 प्रश्न हैं जो कि 7 से 11 तक होंगे। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न है वो है कि अमेजन नदी बेसिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कह रहा है कि अमेजन नदी बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है, जिस कारण यहाँ पूरे वर्ष
गर्म एवं नम जलवायु रहती है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है आपका कि यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र रहता है, यह भी बिल्कुल आपका सही है। तीसरा कह रहा है कि इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है, वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के, तो यह भी आपका सही है। तो इस प्रकार से अमेजन नदी बेसिन के बारे में चारों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो आपका सही ऑप्शन होता है डी। अगला जो क्वेश्चन है कि आर्किड एवं ब्रोमीलाइड जैसे परजीवी पौधे किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? तो यहाँ पे वर्षा वन, मानसूनी वन, भूमध्य सागरीय वन या शंकुधारी वन। तो आर्किड एवं ब्रोमीलाइड जैसे परजीवी जो पौधे हैं वह वर्षा वन में हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे वर्षा वन का मतलब होता है कि बेसिक तौर पे यह सदाबहार वन होते हैं और इतने सघन होते हैं कि पत्तियों की शाखाएं की छत सी बन जाती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुँच पाता है। यहाँ भूमि प्रकाश रहित रहती है एवं नमी यहाँ पर बेसिक तौर पे बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पतियाँ पनप सकती हैं जिन्हें छाया में बढ़ने की क्षमता होती है। परजीवी पौधे के रूप में यहाँ आर्किड और ब्रोमीलाइड पाए जाते हैं। तो वर्षा वन को आप लोग सदाबहार वन के नाम से जान सकते हैं वन, और यहाँ पर बेसिक तौर पे आर्किड और ब्रोमीलाइड जैसे परजीवी पौधे हमें देखने को मिलते हैं। अगला जो प्रश्न है कि अमेजन नदी द्रोणी के वर्षा वन के संदर्भ में मलोका किसे निरूपित करता है? तो मलोका बेसिक तौर पे कि यहाँ के लोगों के द्वारा बनाए जाने वाले घरों को क्या कहते हैं? मलोका। मतलब अमेजन नदी के द्रोणी, जो अमेजन नदी का द्रोणी है जहाँ पर काफ़ी अधिक मात्रा में वर्षा होती है, वहाँ के जो लोग होते हैं अपना जो घर बनाते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं कि मलोका के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर बेसिक तौर पर होता है कि अगर मलोका के बारे में कहा जाए तो ये बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। वर्षा पर वन तथा अत्यधिक मात्रा में यहाँ पे बेसिक तौर पे लकड़ियाँ, तो आप देखते हैं कि इस तरह से तीव्र ढलान वाली कि वर्षा का पानी यहाँ पर ठहर ना सके, तो इस प्रकार के घर वहाँ पे लोग बेसिक तौर पे अमेजन नदी द्रोणी में बनाते हैं, जिसे कि मलोका कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कौन सी नदी बेसिनों में सूस नामक डॉल्फिन पाई जाती है? तो आपके ऑप्शंस हैं कि गंगा में, ब्रह्मपुत्र में, चंबल में या कावेरी में। तो बेसिक तौर पे हमें सूस जैसी चीज़ें गंगा में भी सबसे अधिक मात्रा में गंगा में, फिर ब्रह्मपुत्र में, और हल्का फुल्का मात्रा हमें चंबल नदी में भी देखने को मिलती है, क्योंकि यह सभी गंगा यमुना की सहायक नदियाँ हैं, तो यहाँ पर भी देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है सी वाला कि हमें गंगा, ब्रह्मपुत्र और चंबल में भी सूस नामक डॉल्फिन देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि कोलकाता किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो सभी ने पता है कोलकाता जो है वह हुगली नदी के तट पर स्थित है और यह गंगा की एक शाखा है। ठीक है, आपने पता है कि कोलकाता में जब गंगा पहुंचती दो शाखाओं में बढ़ जाती है। एक शाखा का नाम होता है भागीरथी, और यही भागीरथी पद्मा के नाम से बांग्लादेश में पहुंचती है, और दूसरी शाखा है हुगली, जो कि दामोदर नदी के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में अपना डेल्टा बनाती है, ये आपकी हुगली हो जाती है। तो बेसिक तौर पे कोलकाता जो है इसी हुगली नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों ये कक्षा 7 के भूगोल का 8वां अध्याय रहा। अब हम देखेंगे कक्षा 7 के भूगोल का 9वां अध्याय, जो कि शीतोष्ण घास स्थलों में जीवन से संबंधित है, और इसमें कुल 6 प्रश्न हैं जो कि 12 से 17 तक होंगे। तो चलिए देखते हैं इनको। तो इस अध्याय का जो प्रश्न है कि प्रेयरी कहाँ जाता है? ठीक है, प्रेयरी कहा जाता है किसे? तो बेसिक तौर पे आपका है कि उत्तर अमेरिका के उष्णकटिबंधीय घास स्थल को, या दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को, या दक्षिण अमेरिका के उष्ण कटिबंधीय घास स्थल को, या उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को। तो प्रेयरी बेसिक तौर पे उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को कहा जाता है। अब यहाँ पे है कि बेसिक तौर पे कि प्रेयरी घास के मैदान जो होता है यहाँ पर काफ़ी अधिक फैला हुआ है, और यहाँ पर यह अन्य भंडार के लिए काफ़ी फेमस है आपके उत्तर अमेरिका में। तो ये आपका पूछा जाता है प्रेयरी, कई बार ऐसे पूछ लेता है कि प्रेयरी किस कटिबंध का है? तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल मैदान है, कहाँ पर पाया जाता है? तो उत्तर अमेरिका में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रेयरी घास के मैदान के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यह घास के मैदान पश्चिम में रॉकी एवं पूर्व में ग्रेट लेक से घिरे हुए हैं, जो कि आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ग्रेट लेक में आप पढ़ेंगे जब उत्तर अमेरिका के बारे में, तो 5 यहाँ पर झीलें आती हैं। इन्हीं 5 झीलों के समूह को हम लोग ग्रेट लेक कहते हैं, जिसमें कि सुपीरियर जैसी झीलें भी शामिल हैं। तो यह जो है रॉकी पर्वत से लेके पूर्व में ग्रेट लेक तक घिरे हुए हैं, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि प्रेयरी घास का मैदान अमेरिका के मूल निवासी रेड इंडियन का निवास स्थल है, यह भी बिल्कुल आपका सही है। और तीसरा कह रहा है अमेरिकी भैंस या बाइसन इस प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण पशु है, तो यह भी बिल्कुल आपका सही है। तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे चारों के चारों ऑप्शन आपका सही है, तो सही ऑप्शन होता है डी।
अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी के अपवाह तंत्र का संबंध प्रेयरी घास के मैदान से है। तो आपका है कि मिसिसिपी। तो आप जब प्रेयरी घास के मैदान और उत्तर अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे प्रेयरी घास के मैदान में मुख्य रूप से दो नदियों का अपवाह आपको देखने को मिलता है, मिसिसिपी नदी और सस्केचवान नदी। सस्केचवान नदी, ये दोनों नदियाँ बेसिक तौर पर प्रेयरी घास के मैदान में बहती हैं। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है ए वाला कि एक और दो नदियाँ जो बेसिक तौर पर कि आपका प्रेयरी घास के मैदान में बहती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कथन और कारण से है। तो पहला कह रहा है कथन है कि प्रेयरी को विश्व का धान्यागार यानी कि बेसिक तौर पे अन्नागार या धनागार कहा जाता है। तो यह सही है आपका बिल्कुल कि प्रेयरी को, और प्रेयरी क्षेत्र में गेहूं का अत्यधिक उत्पादन होता है। तो यह इसका बिल्कुल सही कारण बताता है। इसी कारण से मतलब अत्यधिक मात्रा में उत्पादन होता है जिसके कारण इसे प्रेयरी को विश्व का अन्नागार या धनागार के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से आपका ए वाला ऑप्शन सही होता है कि कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन का सही व्याख्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहा जाता है। तो आप जब पढ़ते होंगे तो दक्षिण अफ्रीका में शीतोष्ण घास स्थल को वेल्ड के नाम से जाना जाता है। वेल्ड जो होता है बेसिक तौर पे 600 से 1100 मीटर ऊंचाई तक वाले पठार पर हमें देखने को मिलता है। तो आपका सही ऑप्शन होता है सी वाला कि दक्षिण अफ्रीका में जो आपके शीतोष्ण घास स्थल पाए जाते हैं उसे वेल्ड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वेल्ड घास के मैदान के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, और यहाँ पर लिखा गया है कि कौन सा कथन सत्य है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें देखना है। तो पहला कह रहा है कि इसके पश्चिम में कालाहारी मरुस्थल स्थित है, जो कि बिल्कुल आपका सत्य है कि वेल्ड घास के मैदान आप जब दक्षिण अफ्रीका को देखेंगे तो उसके पश्चिम में कालाहारी मरुस्थल स्थित है। और दूसरा है कि जायरे इसकी सहायक नदियाँ इस प्रदेश को सिंचित करती हैं। तो ये आपका गलत होता है, ठीक है। तो ये आपका गलत है क्योंकि यहाँ पर जायरे और उसकी सहायक नदियाँ ही, आप जब पढ़ेंगे दक्षिण अफ्रीका के बारे में तो यहाँ पे ऑरेंज और एक नदी है लिम्पोपो, इसका नाम बेसिक तौर पे आपने सुना होगा लिम्पोपो का। तो लिम्पोपो और उसकी सहायक नदियाँ बेसिक तौर पे वेल्ड घास के मैदान को सिंचित करती हैं। तो ये दोनों की दोनों नदियाँ हैं, ठीक है। तो प्रेयरी घास के मैदान में वेल्ड घास के मैदान में ऑरेंज और लिम्पोपो और उसकी सहायक नदियाँ बेसिक तौर पे इस मैदान को सिंचित करती हैं। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है केवल ए वाला। तो दोस्तों ये कक्षा 7 के भूगोल का 9वां चैप्टर रहा, आज का ये 10वां चैप्टर है, और इस प्रकार से 7 का भूगोल समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग शुरू करेंगे कक्षा 8 के भूगोल को। तो 10वां अध्याय है रेगिस्तान में जीवन, जिससे कि कुल 5 प्रश्न है 18 से 22 तक। तो इसको देखते हैं। तो इससे जो प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और यहाँ पर दिया गया है कि उन कथनों में से मरुद्यान को सही तरीके से कौन परिभाषित करता है। तो आपका जो है कि पहला कह रहा है कि मरुद्यान रेगिस्तान का वह क्षेत्र होता है जहाँ बड़ी मात्रा में पशुपालन किया जाता है। दूसरा कह रहा है आपका कि रेगिस्तान के वे क्षेत्र जहाँ जल सतह पर आ जाता है वहाँ मरुद्यान बनते हैं तथा ये क्षेत्र उपजाऊ हो जाते हैं। उसके बाद आपका तीसरा कह रहा है कि रेगिस्तान के आसपास का वह उपजाऊ क्षेत्र जो रेगिस्तान के फैलाव की चपेट में आ जाते हैं, ऐसे क्षेत्र को मरुद्यान कहते हैं। और चौथा कह रहा है आपका कि रेगिस्तान का वह क्षेत्र जहाँ बजरी के मैदान एवं नग्न चट्टानी सतह वाले उत्थित पठार पाए जाते हैं, इनको मरुद्यान कहते हैं। तो इन सभी में से मरुद्यान का जो सही एक्सप्लेन कर रहा है वो नंबर दूसरा वाला कह रहा है कि रेगिस्तान के वे क्षेत्र जहाँ जल सतह पर आ जाता है वहाँ मरुद्यान बनते हैं। इसे कई जगहों पर नकलिस्तान भी कहते हैं, इसको भी याद रखिएगा कि मरुद्यान को ही नकलिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्षेत्र क्या होते हैं, उपजाऊ हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आपका सी वाला ऑप्शन सही होता है कि केवल 2 जो है वह बेसिक तौर पे मरुद्यान को सही तरीके से परिभाषित कर रहा है। अगला जो क्वेश्चन है कि जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में स्थित लद्दाख के संदर्भ में सही कथन कौन सा है। तो यहाँ पे है कि लद्दाख के पूर्व में काराकोरम पर्वत श्रेणी है एवं पश्चिम में जास्कर पर्वत है, ये कि बिल्कुल गलत है। दूसरा कह रहा है आपका कि लद्दाख के उत्तर में नंगा पर्वत एवं दक्षिण में पीर पांजाल श्रेणी है, तो ये भी आपका गलत है। तीसरा कह रहा है कि लद्दाख के उत्तर में नंगा पर्वत और दक्षिण में काराकोरम पर्वत है, ये भी आपका गलत है। चौथा कह रहा है कि लद्दाख के उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी है और दक्षिण में जास्कर पर्वत श्रेणी है, तो यह बिल्कुल आपका सही है। तो इस प्रकार से डी वाला ऑप्शन आपका सही होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां लद्दाख के क्षेत्र से होकर बहती हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि लद्दाख के क्षेत्र से केवल 2 नदियां इनमें से बहती हैं, एक आपका सिंधु और दूसरा है आपका श्योक, ठीक है। सिंधु और श्योक नदियां जो है लद्दाख के क्षेत्र से होकर बहती हैं, तो इस प्रकार से डी वाला ऑप्शन आपका सही होता है। चिनाब और झेलम लद्दाख के क्षेत्र से होकर नहीं बहती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कथन और कारण का है,
और कथन कह रहा है कि भारत के उत्तर में अवस्थित लद्दाख एक शीत मरुस्थल है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। और कारण ये बता रहा है कि यह शीत मरुस्थल इसलिए क्योंकि यह हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में अवस्थित है, तो यह भी आपका सही है क्योंकि हिमालय है और इसके वृष्टि छाया वह प्रदेश होता है जहाँ पे वर्षा नहीं होती है, तो इसका कारण भी सही है। तो इस प्रकार से ए वाला आपका ऑप्शन सही होता है कि कथन भी सही है और कारण भी सही है, और कारण जो है कथन का सही व्याख्या करता है। अंतिम जो क्वेश्चन है वह है कक्षा 7 का जो अंतिम क्वेश्चन है कि लद्दाख के क्षेत्र के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन ये कह रहा है कि लद्दाख घाटी में सरपत यानी कि बीलों एवं प्लापलर के उपवन देखे जा सकते हैं, तो यह आपका बिल्कुल सही है कि हमें सरपत जिसको कि बीलो या प्लापलर के उपवन हमें देखने को बेसिक तौर पर मिलते हैं। दूसरा जो कह रहा है वह कह रहा है कि यहाँ अधिकांश लोग हिंदू या बौद्ध हैं, तो यह बिल्कुल गलत है क्योंकि यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में हमें लोग देखने को मिलते नहीं हैं। ठीक है, लगभग हर एक धर्म के लोग हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं और ज़्यादातर हमें हिंदू नहीं बौद्ध देखने को मिलते हैं। ठीक है, लद्दाख में बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें बौद्ध देखने को मिलते हैं, न कि हिंदू देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ अगला है कि लद्दाख क्षेत्र के बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोप के साथ स्थित हैं, गोपा के साथ स्थित हैं, तो यह भी आपका सही है। तो इस प्रकार से आपका तीसरा वाला ऑप्शन सही होता है कि 1 और 3 सही हैं। इनके बारे में देखा जाए तो लद्दाख क्षेत्र के उच्च शुष्कता के कारण यहाँ पर वनस्पतियाँ विरल ही देखने को मिलती हैं। यहाँ जानवर के चरने के लिए कहीं कहीं पर घासें और छोटी झाड़ियाँ मिलती हैं। घाटी में सरपत, विलो एवं पॉपुलर के उपवन देखने को मिलते हैं। कंक्रीट से सबसे अच्छा जो है आपका विलो के पेड़ की लकड़ियाँ बनाई जाती हैं। लद्दाख के अधिकांश लोग मुस्लिम या बौद्ध हैं, तो जैसा मैंने कहा कि यहाँ पे ज़्यादातर हमें बौद्ध देखने को मिलते हैं। लद्दाख के क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोपा के साथ स्थित हैं। गोपा जो है तिब्बती शैली में बने एक प्रकार का बौद्ध मठ के भवन को ही कहते हैं। तो क्या है ये आपका गोपा आपसे पूछ दे किस शैली में, तो तिब्बती शैली में बना एक प्रकार का क्या होता है, बौद्ध मठ होता है। ठीक है, तो भिक्षुकों के लिए बेसिक तौर पे एक पूजा करने के लिए या आराधना करने के लिए एक अच्छा जगह होता है जिसे कोई के लोग अपने स्थानीय भाषा में गोपा कहते हैं। तो इस प्रकार से बेसिक तौर पे हमें जो आपको मैंने बताया कि पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है क्योंकि हिंदू यहाँ पे कम, मुस्लिम और बौद्ध में भी हमें ज़्यादातर बौद्ध देखने को यहाँ पर मिलते हैं। तो दोस्तों ये कक्षा 7 का भूगोल रहा। ठीक है, अगला क्लास जो रहेगा कक्षा 8 के भूगोल पे आधारित रहेगा और उसके भी क्वेश्चन आंसर्स को इसी प्रकार से हम लेकर आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।